टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। तो अब आप ये समझ जाइए, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कभी हमारे पास ये होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, और हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लाकर रख दिया उस चार्ज को, अब उसी चार्ज को उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब क्या कर रखा है इन्होंने कि एक पॉइंट पर पोटेंशियल दे रखा है, दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल दे रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही जो है हम वोल्टेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहे हैं हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स। चार्ज कितना दे रखा है 2 कूलम्स। मैं नोट्स में पेज नंबर 4 पर हूँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, चार्ज कितना दे रखा है यहाँ पर 2 कूलम्स। 2 कूलम का चार्ज है फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। तो इसका मतलब हमने माना कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 118 वोल्ट्स, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 128 वोल्ट्स। तो यहाँ लिखेंगे वी ए बी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये निकाला जाता है ज़्यादा वाली मतलब बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना है 128, वी ए कितना है 118, तो ये कितना आ गया 10 वोल्ट्स। अब वो बोल रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज डन, तो यहाँ लिखिएगा एज वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, वो वर्क डन पूछ रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। इट इम्प्लाइज दैट वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V यही है जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, वही V है। और V कितना दे रखा है 10 वोल्ट्स, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कितना दे रखा है 2 कूलम्स, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 जूल। जो 10 वोल्ट है, ये वोल्ट ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, और जो कूलम है ये चार्ज की ऐसा यूनिट होती है। अब दो ऐसा यूनिट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म नहीं आएगी तो वो भी अपनी ऐसा यूनिट में ही आएगी, तो इस वजह से कितना हो गया 20 जूल हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए जो अगर इतना क्लियर है तो अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे ये बताइएगा कि जैसे वर्क डन की यूनिट हमें मालूम है जूल होती है, ऐसे ही एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल ही होती है। एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है। तो वर्क डन और एनर्जी ये दोनों के दोनों ना इक्विवेलेंट है। आप कितना काम कर सकते हो, जितनी एनर्जी है आपके अंदर, कोई मशीन भी उतना ही काम कर सकती है जितनी उसके अंदर एनर्जी है। तो जो एनर्जी होती है वही वर्क डन में कन्वर्ट होती है, वही वर्क डन में कन्वर्ट होती है। सड़क पर अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई ईंट पड़ी हुई है, तो हम ये कहें कि वो बराबर में एक कार खड़ी हुई है, क्या वो उसको कुछ नुकसान पहुँचा सकती है? तो हम ये कहेंगे कि नहीं, ये तो चुपचाप पड़ी हुई है, इसमें तो कोई एनर्जी ही नहीं है। फिर मैंने कहा कि इसको ना बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पर लेकर जाओ, तो 10वें फ्लोर पर जब लेकर जाएंगे ईंट को, तो 10वें फ्लोर पर ले जाएंगे तो हम ही तो लेकर जाएंगे, या तो लिफ्ट के थ्रू ले जाएंगे या फिर हम स्टेयर्स से जाएंगे। तो जब हम स्टेयर्स से जा रहे हैं तो हम पसीने पसीने हो गए, हमने वर्क करा। हमारी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर हमारे पास एनर्जी है तो एनर्जी किस चीज़ में यूटिलाइज़ करी? हमने ईंट को उठाया तो उसमें हमारी एनर्जी लगी, उसको उठाकर हम 10th फ्लोर तक गए तो उसमें हमारी एनर्जी लगी, लेकिन वो एनर्जी वेस्ट हो गई या खर्च हो गई। तो कहाँ खर्च हो गई? वो सारी की सारी एनर्जी इकट्ठी होती चली गई किसके अंदर? उस ईंट के अंदर, उस ब्रिक के अंदर। ठीक है, उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब उस ईंट को हमने बिल्डिंग के जो 10th फ्लोर है, 10th फ्लोर पर हमने बिल्कुल किनारे पर रख दिया कि अब हल्का सा एक इशारा करना है उसको, वो गिरेगी और फिर वही जो चुपचाप ईंट पड़ी हुई थी वो उस गाड़ी का अच्छा खासा नुकसान कर देगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो जो हम चले और हम चलकर ऊपर तक गए तो हमारी एनर्जी भी जूल में ही थी, और अब जो ईंट ऊपर से नीचे गिरेगी दैट वर्क डन इज ऑल्सो इन जूल। तो कभी भी आपसे एनर्जी पूछा जाए या वर्क डन पूछा जाए तो समझ लीजिएगा एक ही बात है। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है कि वर्क डन अपॉन चार्ज
तो इसको हम एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन चार्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी एनर्जी कोई बॉडी कंज्यूम करेगी वर्क भी उतना ही वो करके देगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दे रखा है और ये पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। ईच कूलम का मतलब क्या है, हर एक कूलम यानी कि 1 कूलम, ठीक है। तो चार्ज कितना हो गया, 1 कूलम हो गया। तो हम ये कहेंगे सिंस वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज की बजाय हम एनर्जी अपॉन चार्ज भी बोल सकते हैं। तो एनर्जी E इज इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है। और V कितना है 6 और Q कितना है 1, तो ये हो गया 6 जूल, ठीक है। एनर्जी कितनी हो गई 6 जूल, क्लियर है, ठीक। चलिए जी, इसके बाद पेज नंबर 5 पर आइए। पेज नंबर 5 पर क्या बोल रहे हो, कितने आए थे, 3.5 थे, बड़े अच्छे नंबर। इसके 5 आए, ग्रेड तो ज़्यादा है। अगला देखते हैं जी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, व्हेन टू चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, then electric charges will flow from the body at higher potential to the one at lower potential till they both acquire the same potential. This flow of charges in the metal wire constitutes an electric current. तो हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास कोई दो बॉडीज़ हैं, एक तो ज़्यादा पोटेंशियल पर है, ठीक है, और एक कम पोटेंशियल पर है, ठीक। अगर उन दोनों को हमने किसी मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया तो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जो है चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। मैंने एक बैटरी ले रखी है और एक बल्ब ले रखा है, उस बैटरी को मैंने वायर के थ्रू बल्ब से कनेक्ट कर दिया। अब जो बल्ब है, बल्ब के अंदर बेचारे के अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है ना। तो जब एनर्जी ही नहीं है तो हम ये कहेंगे जब उसके अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी कितनी है उसके अंदर, है ही ज़ीरो। तो ज़ीरो अपॉन चार्ज, ज़ीरो अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ज़ीरो। और मैंने बैटरी 12 वोल्ट की, तो 12 वोल्ट की बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया एक 0 वोल्ट के बल्ब के साथ। वो 0 वोल्ट अभी उसके पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी ना डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की तरह का होता है, जैसे हाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस तो डिफ्यूजन को ही अगर हम लिक्विड्स के केस में स्टडी करते हैं तो ऑस्मोसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जैसे गैसेस मूव करती हैं, इसी तरीके से जो चार्ज है वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब वो हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है तो क्या चीज़ मूव कर रही है, छोटे छोटे चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं। अब जब वो मूव करेंगे तो जब चार्जेस मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि अपने साथ एनर्जी भी लेकर जाएंगे। जब एनर्जी लेकर जाएंगे तो वो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रिक बल्ब को, और इलेक्ट्रिक बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है। कब तक ग्लो करता रहेगा, तब तक ग्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो जैसे ही पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा तो वो ग्लो करना बंद कर देगा। अब हम ये कहेंगे कि 3 घंटे में हो वो काम, 4 घंटे में हो या 10 घंटे में हो। मान लीजिए वो काम 10 घंटे में होता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बैटरी है इसका बैटरी बैकअप 10 घंटे का है। 10 घंटे बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अब इसको चार्ज करना पड़ेगा, समझ गए। अच्छा, अब पोटेंशियल हो गया सेम, पोटेंशियल सेम हो गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो, समझ गए। जैसे हमने अभी देखा कि दो बॉडीज़ थी, एक बॉडी थी 128 वोल्ट के पोटेंशियल पर और एक थी 118 वोल्ट के पोटेंशियल पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस 10 हो गया। अब अगर मान लीजिए इधर भी 12 वोल्ट है और वो करते 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 उस बैटरी ने अपना सारा का सारा पोटेंशियल शिफ्ट कर दिया होता, उधर भी 12 वोल्ट हो गया, इधर भी 12, इधर भी 12, 12 माइनस 12 0 वोल्ट। अब उसके अंदर चार्ज है ही नहीं, चार्ज फ्लो नहीं करेगा क्योंकि पोटेंशियल अब दोनों जगह के 0 हो गए। जब दोनों जगह के पोटेंशियल 0 हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस है 0, पोटेंशियल डिफरेंस है 0, तो वोल्टेज है 0, वोल्टेज है 0, तो मतलब बल्ब बुझ जाएगा, ठीक है। और हम कहेंगे कि भाई इस बैटरी में बस इतना ही दम था, 3 दिन या 3 घंटा या 4 घंटा इतना ही चल पाएगा, दैट इज कॉल्ड इट्स बैटरी बैकअप, वो बैटरी बैकअप कहलाता है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मोटा मोटा समझिए तो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का भी जो सिंबल होता है, जैसे मान लीजिए ये था पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, V से, है ना।
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम सिग्निफाई करते हैं आई से, कैपिटल आई से। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि करंट मतलब सी, तो वो जो सी है वो सी ऑलरेडी कूलम को दे दिया गया था, तो सिंबल कोई बचा नहीं था, तो आई दे दिया। तो इलेक्ट्रिक करंट I is equal to charge per unit time, Q upon T, charge per unit time, I is equal to charge per unit time, ठीक है। अब आगे देखिएगा ये जो चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, और एम्पियर्स, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपना नाम ही दे दिया, एम्पियर को कैपिटल ए से भी डिनोट कर देते हैं, एम्पियर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन नेक्स्ट, इसी पर पेज नंबर 5 पर ही है। An electric bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो 0.25 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है कितनी देर के लिए, 20 मिनट के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में an electric bulb draws a current of 0.25 एम्पियर, तो आई कितना दे रखा है, 0.25 एम्पियर, तो एम्पियर को करंट की ऐसा यूनिट है, ठीक है। और कितनी देर के लिए करंट फ्लो होता है उसमें, 20 मिनट के लिए, और टाइम कितना दे रखा है, 20 मिनट्स, तो मिनट्स जो है वो टाइम की ऐसा यूनिट नहीं होती, तो टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करके 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1200 सेकंड, 0.25 एम्पियर और 1200 सेकंड, आई हो गया, टाइम आ गया। अभी ये बोलते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, I is equal to Q upon T, since I is equal to Q upon T, it implies that Q is equal to I into T। हाँ जी, I कितना है 0.25 और T कितना है 1200। यहाँ से पॉइंट गया, नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 25 2 55 कैरी 25 बचा 25 और 5 30, 300 कूलम्स, 300 कूलम्स, ठीक है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 6 पर देखिए, ये है हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो हमको कैसे मिलेगा, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ अ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या होता है, बैटरी, ठीक है। अब क्या करना है, ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, घर पर भी करके देख सकते हैं, हाउ टू गेट continuous flow of electric current how to get a continuous flow of electric current। अब आगे देखिए, हमने ना एक सेल ले लिया, बैटरी ले ली है, अगर आपने बैटरी देखी होगी, रिमोट वगैरह के जो रिमोट के अंदर जो बैटरी डाली जाती है ऐसी होती है, ठीक है। यहाँ बीच में कुछ लिखा रहता है ऐसे, ड्यूरासेल एवर रेडी, ना ऐसे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक जो इसका जो बेस होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है जैसे मेटल हल्का सा बाहर निकला हुआ हो। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए करा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जनता जो है, ज़्यादातर जनता वो मतलब ज़्यादा चीज़ें पढ़ती लिखती नहीं है उस पर। अगर आप कभी भी किसी बैटरी को देखेंगे तो बैटरी पर यहाँ पर इस तरफ छोटा सा एक प्लस का साइन और इस तरफ छोटा सा माइनस का साइन बना रहता है, कोई भी बैटरी आप देखिएगा। तो
तो प्लस का मतलब क्या, पॉजिटिव टर्मिनल, और माइनस का मतलब क्या, नेगेटिव टर्मिनल। अभी आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसमें कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, और हमेशा इस चीज़ को ना दिमाग में बिठाए रखे। स्कूल में हो सकता है आपको सही गलत कैसा भी पढ़ाया जाए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो फैक्ट है। अब सुनिएगा होता क्या है। हमारे पास दो तरीके के टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब वो मैथमेटिकल पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब वो मैथमेटिकल नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव का मतलब, अब ये हमेशा याद रखना कि जो भी आप बुक में पढ़ेंगे, बुक में भी शायद उतना एक्सप्लेन नहीं कर रखा होगा, क्योंकि 10th लेवल पर उतना ही बताया जाएगा, ठीक है। जो स्कूल में भी बताएंगे टीचर, वो भी अगर 10th लेवल तक के ही हैं तो शायद उतना ही बताएंगे, 12th वाले भी उतना ही बताएंगे। तो जो कायदा है वो सुनिएगा होता क्या है। हम हमेशा कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की बात करने लगते हैं। तो ये पॉजिटिव नहीं होता और ये नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव यहाँ पर साइन होता है सिर्फ, वो साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है हायर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल, ठीक है। और नेगेटिव जो है, नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है लोअर पोटेंशियल, है दोनों ही पॉजिटिव, समझ गए, हैं दोनों ही पॉजिटिव। तो ये जो चीज़ है, आप अगर मान लीजिए जब भी स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर होगा, आप साथ में बैठे में पढ़ रहे हैं, है ना, आप अपने दोस्त से ही बात करने लगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, वो बहस कर जाएगा आपसे, ठीक है। और इस बात को लेकर आप बिल्कुल श्योर रहना कि जो आप कहोगे वो सही कहोगे। आप क्या कहोगे कि नहीं बेटा दोनों ही पॉजिटिव है, ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। अभी हमने एक क्वेश्चन करा था 128 वोल्ट और 118 वोल्ट, ठीक है। तो ये 128 वोल्ट पर है और ये 118 वोल्ट पर है, ठीक है, 128 और 118। उसके बाद फिर होता क्या है कि 128 वोल्ट में से 118 वोल्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो बैटरी की वोल्टेज आ जाती है, ठीक है। अच्छा, 128 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है कि 128 मतलब 128 वोल्ट का जो पोटेंशियल हुआ वो कैसे हुआ कि आप एक चार्ज को लेकर आए इन्फिनिटी से, और आपने लाकर उसको इस पोजीशन पर लोकेट कर दिया, आपने लाकर उसको इस पोजीशन पर लोकेट कर दिया, तो उसको लाने में जो वर्क करना पड़ा दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो कितना वर्क आपने कराया, 128 वोल्ट का वर्क करा है यहाँ पर चार्ज लाने में। इस जगह पर चार्ज लाकर इकट्ठा करने में आपने कितना वर्क करा है, 118 वोल्ट का आपने वोल्टेज यहाँ पर डेवलप हो गया, तो आपने यहाँ पर कुछ कम वर्क करा है, तो दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो कोई बेवकूफ़ी होता होगा जो यहाँ पर भी वर्क करे और यहाँ पर भी वर्क करे, ठीक है, क्योंकि कंपनीज जितनी भी बैठी हुई हैं सब प्रॉफिट मेकिंग के लिए बैठी हुई हैं, तो वो स्मार्टली काम करती हैं। वो ये चाहती हैं कि कस्टमर को भी बेनिफिट हो जाए और हमें भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जब ये कॉन्सेप्ट पता चली गया कि पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करा जाता है वोल्टेज के नाम पर, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अगर उनको 10 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो वो पागल है कि इतना काम इधर भी करेंगी इतना करेंगी, वो कहेंगी कि इसको फ्लैट बना दें, इसको फ्लैट बना। फ्लैट बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई वर्क करना ही नहीं है, यहाँ पर चार्ज लाना ही नहीं है, ज़ीरो, ठीक है। तो 0 वोल्ट हो गया इधर और इधर 10 वोल्ट, तो इतना सा काम करना पड़ा यहाँ पर, तो इधर 10 वोल्ट हो गया, इधर 0 वोल्ट हो गया, तो 10 माइनस 0 क्या हो गया, 10 वोल्ट हो गया। और अगर 0 वोल्ट है तब भी वो नेगेटिव नहीं है, तब भी वो नेगेटिव नहीं है। तो हमेशा याद रखना, नेगेटिव साइन सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है कि इस वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो लोअर है, वो लोअर वैल्यू है, और पॉजिटिव ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पर हायर वैल्यू है, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब +10 +11 +13 उससे नहीं है, और नेगेटिव का मतलब -5 -4 उससे नहीं है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। तो हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, वो हमने देख ही लिया कि जो चार्जेस हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। तो कैसे मूव करेगा भाई, यहाँ पर आपने लगा दिया वायर, ठीक है, यहाँ पर आपने लगा दिया एक बल्ब, ठीक है। अब ये तो ये यहाँ से ऐसे निकल कर जाएगा, अब ये जा रहा है, इधर से चार्जेस जा रहे हैं, है ना, और कहाँ जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। अब चार्जेस लगातार वहाँ पर फ्लो करते रहेंगे। तो ये जो चार्जेस का फ्लो है, क्या हमको इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, वायर कनेक्ट कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने क्या करा,
भाई इनसे कुछ फ़ायदा डिराइव कर लो। तो फ़ायदा क्या है कि आपने छोटा सा बल्ब लगा दिया बीच में, तो आपने बल्ब लगाया तो ये बल्ब से जब ये कनेक्ट हुआ तो बल्ब का ये फिलामेंट है, तो ये फिलामेंट जनरली हम बनाते हैं टंगस्टन का। तो टंगस्टन का फिलामेंट ऐसा होता है कि उसमें से जब चार्जेस फ्लो करने लगते हैं ना, तो चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो चार्जेस टकराते हैं, टकराते रहेंगे एक दूसरे के पीछे, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन्स हैं कोलाइड करेंगे, तो जब टकराव होगा तो टकराव होने से हीट प्रोड्यूस होती है। अब आप सोचिए जैसे आपने ना एक कंटेनर है, कोई भगोना है, बर्तन, उस बर्तन के अंदर आपने पानी रख दिया और आपने नीचे से गैस चालू कर दी, तो वो गर्म हो रहा है, और वो गर्म हो रहा है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टकरा रहे हैं आपस में, ठीक। कोई ऐसा प्रोसीजर हो कि आप उसके मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराने लगो, आप ऐसा करो कि उसके मॉलिक्यूल्स को टकराने के लिए आप कर दो और गैस बंद कर दो, तो भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने लगेंगे, कोलिजन बढ़ जाएगा। या उल्टा करो, गैस बंद कर दो और मॉलिक्यूल्स को टकराने लगो आपस से, कैसे, मैनुअली टकराने लगे। तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, उस ग्लास के अंदर आइसक्रीम है, ठीक है, और हमने क्या करा, हम एक ऐसे रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन्ड है, जितने पर वो आइसक्रीम ही बनी रहेगी। तब भी हमने कहा कि नहीं मैं तो इसको पिघलाना चाहता हूँ, तो पिघलाने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक स्पून लेंगे और उसको फेंटना शुरू कर देंगे धीरे धीरे ऐसे, ठीक है, उसको एजिटेट करना शुरू करेंगे। तो जब उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे ना, तो क्या होगा, जिस भी कंटेनर में, उस कंटेनर का ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आइसक्रीम विल नो लॉन्गर रिमेन आइसक्रीम, वो लिक्विफाई होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई जब यहाँ से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुश कर करके टकरा कर जब गुजरना शुरू करेंगे, तो जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे वहाँ से जो टेम्परेचर है बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हमने कॉपर का वायर लगा रखा है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है, टंगस्टन का उतना हाई नहीं है, ठीक है। तो बीच में जो जरा सा जो पतला सा वायर होता है बल्ब का, वो टंगस्टन का होता है। अब उसमें क्या हुआ, उसमें जब चार्जेस ने फ्लो करना शुरू करा तो वो हीटअप होना शुरू हुआ, और लोहे को भी गर्म करते हैं तो गर्म होते होते वो लाल रंग का होता है, फिर येलो कलर का होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को जब गर्म करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं। टंगस्टन रेड हॉट होने के बाद में येलो कलर का होना शुरू होता है, और बाहर हमने एक कवरिंग दे रखी होती है कांच की, तो वो रोशनी करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक बल्ब का है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो टंगस्टन फिलामेंट हीटिंग इफेक्ट की वजह से गर्म होता है, और गर्म होने पर वो येलो कलर का उसकी लाइट हो जाती है, तो वो मतलब हमको ऐसा लगता है कि रोशनी आ रही है इसमें से। एक्चुअली रोशनी से ज़्यादा हीट भी जनरेट होती है, गर्म बल्ब को छू नहीं सकते, जल जाओगे, ठीक है। चलिए जी, तो जब करंट फ्लो करेगा तो फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रिक बल्ब भी ग्लो करना शुरू कर रहा है, ठीक है। और करंट फ्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि चार्जेस हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है जी। अगला टॉपिक देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कंस्टिट्यूट द करंट इज हाउएवर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हिच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है। अभी बताता हूँ आपको, डायग्राम के थ्रू आपको ये चीज़ अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। पेज नंबर 7 पर आ जाइए, 1 मिनट में आ रहा हूँ उसमें।
तो देखिएगा, हमने जैसे ये बैटरी बनाई और बैटरी से हमने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। तो ये काम आप घर पर भी कर सकते हैं। आपको एक बैटरी लेनी है और एक बैटरी लेने के साथ साथ अगर कोई जो वो लड़ी लगाते हैं ना दीपावली पर जो लगाते हैं बल्ब की, अगर मान लीजिए वो कोई ख़राब हो गई है, ठीक है, नई को ख़राब मत कर देना। अगर वो ख़राब हो गई है तो उसमें से एक बल्ब निकालना और उस बल्ब पर आप देखेंगे बल्ब पर 2 पॉइंट बने हुए होंगे। तो एक वायर को टेप से यहाँ चिपकाना, एक को उस पॉइंट पर लगाना, एक को इधर वाले पॉइंट से लगाना, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा, ठीक है। रेटिंग्स भी होती है हालांकि बल्ब्स की, पर इतना छोटा सा जो सेल है वो थोड़ा बहुत उसको ग्लो करवा ही देगा, ठीक है ना। उससे उसका कुछ ऐसा नहीं होगा कि वो बल्ब ख़राब हो जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर होती नहीं है, 1-1.5 वोल्ट का होता है बस। अच्छा, अब हमने ये कहा है कि ये जो पूरा का पूरा जो ये नेटवर्क बना है ना, इसको हम बोलते हैं सर्किट। इसको हम सर्किट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इंटरनल सर्किट और एक होता है एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नली जो करंट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हमें दिखाई दे रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से गया और कहाँ तक पहुँचेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पहुँचेगा। अब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो करंट की फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, तो एक्सटर्नली जो है, एक्सटर्नली तो वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन इंटरनली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं तो आपको पता ही है भाई। नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, कोई कहीं ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। फिर ये है कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है और जब बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा, बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो उनको तो एक वायर मिल गया ना, उनको तो पाथ मिल गया फ्लो करने का। अब जब उनको पाथ मिल गया फ्लो करने का तो क्या होगा, तो अब क्या है कि ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव जो है वो कहाँ भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही तो जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे नेगेटिव जो हैं वो प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे और ये कहाँ भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और ये जो नेगेटिव है इस नेगेटिव से जान छुड़ा कर भागेंगे अपनी। क्यों, नेगेटिव से रिपेल, नेगेटिव को रिपेल करता है, तो ये इसको रिपेल करेगा और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये इस तरीके से जाना शुरू कर देगा। तो ये सिनेरियो कब है, मैंने बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट्स, पेज नंबर 7 पर ही आगे है इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सर इलेक्ट्रिक सर्किट, हाँ बोलो। सर फिर इसमें जैसे आप बोल रहे थे कि पोटेंशियल भी होता है कि एक जैसे एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका हायर होता है और जो नेगेटिव होता है उसका लोअर होता है। अगर फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूमते रहे तो पोटेंशियल इक्वल होके फिर वापस पॉजिटिव में नहीं जाएगी। देखिए, जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा ना तब किसी भी तरीके का कोई फ्लो होगा ही नहीं। जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तब फ्लो ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का तब तक ही रहेगा जब तक एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर और एक टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर रहेगा। जैसे ही पोटेंशियल इक्वल हो गया तो फ्लो खत्म हो जाएगा,
फ्लो खत्म हो गया तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ गए? सर अभी पूरा वैसे नहीं समझा। दोबारा बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। सर जैसे हम बोल रहे थे कि हाई पोटेंशियल में ज़्यादा वो होता है एनर्जी होती है हायर इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल, हाँ ये हायर पोटेंशियल है पॉजिटिव वाला, ये लोअर पोटेंशियल है। हाँ अब सर जैसे फिर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक्सटर्नल करंट में, हाँ और फिर सर आप बोल रहे हो कि जब वो कनेक्टेड होते तो फिर वो वापस पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं एक वापस तरीके से तो नहीं बेटा, समझे नहीं आप। जब ये कनेक्ट हो रहा है ना, कनेक्ट होने के बाद में ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बताया कहाँ, बैटरी के अंदर, और बैटरी के बाहर जो है, बैटरी के बाहर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बैटरी के अंदर एंटर करेंगे, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के अंदर एंटर नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स धीरे 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 यही मूव करते रहेंगे और ये उसको इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की एनर्जी सप्लाई करता रहेगा। और जब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन सारे खत्म हो जाएंगे, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तब हम ये कहेंगे कि अब बैटरी की वोल्टेज ड्रॉप हो चुकी है, जीरो हो गई है। ओके ठीक सर, है, आपको बस सीधा सीधा ये याद रखना है कि जो बाहर है, बाहर मैं बोलूँगा यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में मैं बोलूँगा कि करंट का फ्लो है, और इंटरनल सर्किट में यानी कि बैटरी के अंदर मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। ठीक है, तो दोनों में मामूली सा अंतर है कि बाहर जो है, बाहर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या है? एनर्जी का फ्लो है एक तरह से, समझ गए? तो ठीक है वहाँ सर, पर थैंक हर, हाँ वहाँ पर हर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, उसको बस पुश मिल रहा है हल्का हल्का इसकी एनर्जी की वजह से, और अंदर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद जो ये सर्किट डायग्राम ये दे रखा है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बाद ये सिंबल वगैरह दे रखे हैं, तो इन सिंबल्स की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है, जहाँ पड़ेगी नेटवर्क में वहाँ मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो ये अलग से पहले पूछा जाता था, इस वजह से नोट्स में इंक्लूड कर रखा है, अब नहीं पूछा जाता। तो आप पेज नंबर 8 पर ही बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे लिखा हुआ है ओम्स लॉ। नेक्स्ट जो हमको करना है, डायरेक्ट जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ पर आ जाइए। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, छोड़ दो, कुछ नहीं करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले पूछा जाता था, ये 4-5 साल पहले तक पूछा जाता था, फिर धीरे धीरे सिलेबस में हर साल मॉडिफिकेशन होता है ना, तो अब नहीं है इस साल में। सीधा ओम्स लॉ पर आइए। ओम्स लॉ में है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि जो भी, अगर किसी भी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो कर रहा है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is directly proportional to I। V is directly proportional to I का मतलब क्या है कि वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है, तो अगर उसको बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, अगर उसको कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, एक चीज़ के घटाने से दूसरी चीज़ भी घट जाए, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हटाकर इक्वालिटी साइन लगाना होता है ना, तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं उसको। ठीक है, कैसे करेंगे? V इज इक्वल टू R इंटू आई, यहाँ लिखेंगे वेयर कैपिटल R इज
proportionality constant where capital R is a proportionality constant which is called resistance of the conductor. Its SI unit is ohms. इसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे ohms. वॉचेस आती है ना, ओमेगा वॉचेस, तो ओमेगा का जो लोगो है वो ऐसे ही है. अच्छा, अब ये रेसिस्टेंस होता क्या है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है बेसिकली, अगर हम सीधी भाषा में समझे तो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. कि करंट फ्लो कर रहा है और कोई भी कंपोनेंट हमने बीच में ऐसा लगा दिया है जो करंट को रोक रहा है, करंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट करने की, रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है. तो हमने ये कहा कि जैसे करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा था, यहाँ से पॉजिटिव से निकला नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव हो गया, तो लगातार ऐसे फ्लो कर रहा था. हमने क्या करा, हमने बीच में एक रुकावट लगा दी. तो रुकावट मतलब क्या लगा दिया, हमने बीच में बल्ब लगा दिया. अब बल्ब जो है वो करंट को रेसिस्ट कर रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है. जब वो करंट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ग्लो करने लगेगा उसका जो भी एलिमेंट है. एलिमेंट यानी कि ये जो फिलामेंट होता है इसको एलिमेंट बोल देते हैं. तो ये धीरे धीरे ग्लो करने लगता है, हमको रोशनी मिल जाती है. यहाँ पर फैन लगा देंगे तो फैन की मोटर जो है वो घूमने लगती है, मोटर से ब्लेड्स कनेक्टेड है, ब्लेड घूमने लगते हैं तो हमको ठंडी ठंडी हवा मिलती है. ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में रेसिस्टेंस जरूर होगा. वो रेसिस्टेंस का मतलब है करंट को रोकने की उसकी आदत, करंट को रोकने की उसकी कैपेसिटी. तो दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. तो ये रेसिस्टेंस हो गया V इज इक्वल टू आर आई. अब ऐसा है कि याद करने के लिए हम I को पहले और R को बाद में लिख लेते हैं, वो वीर बन जाता है, तो वीर से याद रहता है V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ हो गया. ठीक है, उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 9 पर है, तो पेज नंबर 9 पर ही नीचे की तरफ अब इन्होंने रेसिस्टेंस को बताया है. द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस. इसको रेसिस्टेंस कहते हैं. द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम्स. ठीक है, अब पेज नंबर 10 पर आइए. पेज नंबर 10 पर एक क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पीयर करंट इज 0.1 वोल्ट. तो 2 पॉइंट्स हैं, वायर के 2 पॉइंट्स पर जो 2 एम्पीयर का करंट है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.1 वोल्ट. तो V दे दिया और I दे दिया. वो कह रहे हैं कैलकुलेट द रेसिस्टेंस. सिंपल सा फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पीयर करंट. तो करंट कितना है, 2 एम्पीयर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.1 वोल्ट. ये है 0.1 वोल्ट. रेसिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो भाई by Ohm's law V is equal to IR, it implies that R is equal to V upon I. तो V कितना है, 0.1, और I कितना है, 2. पॉइंट गया, नीचे आ गया 20, 1/20. इसको एक काम करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो. ठीक है, ऐसे ही कर दिया क्योंकि मुझे पता है 25 से 100 होता है, करा जा सकता है. 25 से 100 और 5 के नीचे कितने जीरो हैं, 0.05 ओम्स. ये आ गया रेसिस्टेंस 0.05 ओम. अगला देखिएगा, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट. अगला जो क्वेश्चन है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रेसिस्टर ऑफ 60 ओम्स. सर बोलो. सर आपने 100/100 क्यों किया? ऐसे ही कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 100 से, ताकि डिवीजन हो जाए आसानी से. भाई 1/20 आया था, है ना, मैंने वैसे ही 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड. 25 से 100, 5/100, 0.05, इसलिए करा था. समझ गए? यस सर.
अब जाया करो तो और ऑफलाइन आ जाया करो, गर्मी बहुत हो रही है। सर मेहमान आ रहे थे यार। अच्छा, रोक लिया होगा उन्होंने, तुम्हारा हाथ पकड़ लिया होगा जबरदस्ती कि नहीं जाने दूंगा तुमको। सर खाना लेट हो गया था। अच्छा, सुबह भी ऐसा ही हुआ होगा। नहीं सर सुबह में सो गया। देख लो तुम्हारे दोस्त को। A simple electric circuit has a 24 volt battery. तो बैटरी कितना है? 24 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ 24 वोल्ट। उसके बाद एंड रेसिस्टेंस ऑफ 60 ओम्स। तो रेसिस्टेंस कितना दे रखा है? 60 ओम्स। What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wires is negligible. यानी कि जो वायर्स हैं जो उसको कनेक्ट कर रहे हैं उनका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ये सो गई है? अच्छा, अच्छा ये भी स्टाइल है पढ़ने का, सही है भाई। अब ये देखिएगा कि वो बोल रहे हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। अच्छा, अगर मान लो वो कनेक्टिंग वायर्स का कुछ रेसिस्टेंस दे देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं 1 ओम कनेक्टिंग वायर्स का भी रेसिस्टेंस है, तो ये 60 की जगह 61 हो जाता, फिर इसमें 1 ओम जुड़ जाता। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए बोल रहे हैं बाई ओम्स लॉ V is equal to IR, तो I is equal to V upon R। 24 upon 60, 12 2 जा 12 5 जा 5 0 जा 4 जा। सर अनुष्का कुछ कह रही है। हाँ बोलो। सर आपने बोला था रेजिस्टेंस वाला थोड़ी और तेज। हाँ, तो- अगर कनेक्टिंग वायर्स का 1 मिनट मुझे सुनाई दे रहा है, बहरा थोड़ी हूँ, ये तुम्हारी तरह चिल्लाने लगे ये। हाँ वहाँ पे सर तो आर तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है बस। नहीं, अगर इन्होंने ना क्वेश्चन में ये दे रखा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। अब क्या है, याद आ गई होगी अपनी टोन, याद आ गई होगी कि मैं कैसे चिल्लाती हुई आती हूँ। अब नहीं आती, अब नहीं आती। तुम तो यहाँ से बाहर निकलते चाचा को ही ऐसे आवाज़ लगाते, बेचारा चाचा डर जाए कि क्या हो गया इसको। हाँ देखो, इन्होंने ये बोला द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज हमारे घर में सब नेग्लिजिबल। ऐसे ही बोलते हैं। तो ये जो बल्ब है, इस बल्ब ने कुछ करंट रेसिस्ट करा, कुछ करंट एब्जॉर्ब करा अपने अंदर, तो इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए 60 ओम दे रखा है। वो कह रहे हैं कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वायर है ना, ये अपने अंदर कोई करंट रेसिस्ट नहीं कर रहे। तो अगर मान लीजिए इनका रेसिस्टेंस भी दे रखा होता 1 ओम, तो 60 ओम इसका है और 1 ओम वो, तो 60 + 1 टोटल रेसिस्टेंस 60 ओम होता। ठीक है ना, तो इन्होंने बोला रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। चलिए जी, तो बस इतना कर लीजिए, बाकी फिर कल कराता हूँ मैं। थैंक यू सर। अच्छा सुनो, मैं ना आपको रात तक मैसेज करूँगा, हो सकता है कि मैं परसों का ऑफ रखा, तो परसों का ऑफ रखने का मतलब ये है कि कल क्लास हो जाएगी। ठीक है ना? सर सुबह उठी थी मेरी। सर मैं 20 को छुट्टी मांगूंगी। हाँ 20 को छुट्टी मारनी ना, बर्थडे है ना तेरा। हाँ। ठीक है, सर सुबह रखूँगा, और नहीं जैसा भी होगा ना मैसेज कर दूँगा, देख लेना। संडे है। ठीक है, ओके थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून ओके, सर। गुड आफ्टरनून।